चलिए चलें, बीमार हैं, अच्छा चलें, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे आप लोग सब जो जो बीमार हैं। अच्छा जी, तो चैप्टर के सवालात आज डिस्कस कर लें। चैप्टर 8 के आप लोगों ने वर्कशीट डाउनलोड करी वहाँ से, तो करे, सॉल्व करे। टेस्ट मैंने कहा था मैं 14 अगस्त के बाद ले लूँगा। अच्छा चलें, मैं अभी आप लोग के सामने जो है वो अपलोड कह रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो वन बाय वन ज़रा सवालात डिस्कस करते हैं। आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोगों को टाइम दूंगा, तो वन बाय वन सवाल डिस्कस करते हैं। मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस, तो टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइम दे रहा हूँ। जी चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं अब हम। आप लोग के सामने सवाल आ गया है, जिन्होंने वर्कशीट डाउनलोड नहीं करी कोई बात नहीं, सामने सवाल नज़र आ रहा होगा, सही है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं जल्दी से, लेकिन आंसर्स आने चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। आज मेरा सवालात कराने का मूड है, इसलिए मैंने कहा दिल नहीं चाह रहा आज पढ़ाने का, मतलब वैसे कि लेक्चर दूं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं आज। खैर छोड़ दें, सही है। नहीं, पढ़ाने का तो मूड है, लेकिन पढ़ाने से मतलब लेक्चर देने का मूड नहीं है, आप लोगों से पूछने का मूड है, ये मतलब है मेरा। पढ़ाने का मूड तो रोजाना होता है, आज आप लोगों से सवालात पूछने का दिल चाह रहा था। चलें जी, कुछ कह रहे हैं आंसर्स आना शुरू हो गए, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं बी। A source of sound is moving towards a stationary listener with 1/10 the speed of sound. The ratio of the apparent to actual frequency. आसान सवाल, वैसे तो मुश्किल नहीं है। The ratio of apparent to real frequency is. बिल्कुल सही, काफियों के आंसर सही आ गए हैं। जो बी कह रहे हैं जरा वो दोबारा चेक करें, बी तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। चलें सवाल सॉल्व करते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का सवाल, और डॉपलर्स इफेक्ट में हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था v प्लस माइनस वी एल ओवर v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। अगर आप कंडीशन पढ़ें सवाल में, तो सवाल में आपको कंडीशन क्लियरली ये बात नजर आ रही है। सर स्क्रीन शो कर दीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना अब आप लोगों ने, तो अब दोबारा शो करने की शुरू के 6 सवाल जरूरत तो नहीं है, सही है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना आप लोगों ने, तो अगर मैं अब सवालात हटा भी दूं, v प्लस माइनस वी एल ओवर v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। अगर हम इस कंडीशन को पढ़ें सवाल में, तो कहा हुआ है कि स्टेशनरी लिसनर है, तो स्टेशनरी लिसनर का मतलब वीएल तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर फॉर्मूले में v आएगा। सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर का मतलब लिसनर हाइयर फ्रीक्वेंसी सुनेगा, तो हाइयर की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा,
लो करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो ये लगना है, सही है। तो फॉर्मूला v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ लगना है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। चलिए जी, हमें रेशियो निकालना है अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ डैश और एफ की वैल्यू निकालनी है। v एज इट इज, सोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1/10 द स्पीड ऑफ साउंड, 1/10 द स्पीड ऑफ साउंड, तो यानी कि v/10 वैल्यू दी हुई है vs की, v/10 वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं, ऊपर v एज इट इज, यहाँ एलसीएम लूं तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9v/10, तो v से v कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 10/9। सही, शेयर कर रहा हूं सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा तो आसानी हो जाएगी। क्लियर है सवाल का सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। तो आंसर आपके पास इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 10/9। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को 1 में? अगर नहीं तो जल्दी से 2 स्टार्ट करें सॉल्व करना और आंसर बताएं। टेंशन नहीं, लगे रहना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का अब आप लोग आंसर बताएंगे। सी नहीं, दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें। टू 526 सही आंसर, 2434 सही आंसर। टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करें बेटा। 2434 सही आंसर, गुड। 2341 सही आंसर, गुड। आप लोग आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टू 2305 सही आंसर, गुड। चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं हटा रहा, साइड पे आपके पास विंडो आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके स्क्रीन को देख सकते हैं। समझा रहा हूं, देखिए गौर से। उसकी तरफ एक सोर्स ऑफ साउंड मूव करते हुए आ रही है, तो जब उसकी तरफ सोर्स ऑफ साउंड मूव करते हुए आ रही है तो उस वक्त लिसनर हायर फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और फिर सोर्स ऑफ साउंड उससे अवे जा रही है। तो दोनों कंडीशन का रेशियो आपको गिवन दिया हुआ है, यानी कि जब सोर्स टुवर्ड्स आ रही है उस वक्त की फ्रीक्वेंसी का रेशियो, और जब सोर्स उस लिसनर से अवे जा रही है उस वक्त की फ्रीक्वेंसी का रेशियो, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपको 11/9 गिवन है। पहले बताइए यहां तक बात समझ में आई? पहले बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आई? सही। तो अब जरा हम दो फॉर्मूले बना रहे हैं। लिसनर रेस्ट में एक दफा सोर्स टुवर्ड्स आ रही है तो टुवर्ड्स के लिए फॉर्मूला बनेगा v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ, और जब सोर्स अवे जा रही है तो अवे के लिहाज से फॉर्मूला बनेगा, मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए एफ डबल डैश कंसीडर कर रहा हूं इसको। जब सोर्स अवे जा रही है तो फॉर्मूला बनेगा v ओवर v प्लस वी एस इंटू एफ, क्योंकि अवे का मतलब लो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब इसको हाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एफ डैश ओवर एफ डबल डैश का रेशियो गिवन है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करवा रहे हैं। गौर से देखिएगा, जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करवाएंगे, चले मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, तो ऊपर आ गया ये फॉर्मूला ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात, नीचे आ गया ये फॉर्मूला, एफ से एफ कैंसिल, फर्स्ट से थर्ड टर्म कैंसिल, ये चीज पलट कर ऊपर चली गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, v प्लस वी एस ओवर v माइनस वी एस। इसका रेशियो आपको गिवन है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि लिसनर जब सुन रहा है जब सोर्स उसकी तरफ मूव करते हुए आ रही है,
ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि लिसनर हेयर कर रहा है जब सोर्स उससे अवे जा रही है। तो इन दोनों का रेशियो आपको क्या गिवन है 11/9। आगे क्या वैल्यू गिवन है, v प्लस वी एस ओवर v माइनस वी एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, क्या हो जाएगा 11v माइनस 11vs इक्वल्स टू 9v प्लस 9vs। हमें सोर्स की वेलोसिटी निकालनी है, सही है। तो देखें क्या कर रहे हैं, ये माइनस का 11 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 9 क्या हो गया, यहां कर रहा हूं 20vs, और ये 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा 2v। 2 से 20 कैंसिल, तो आपके पास vs का आंसर क्या आ गया v ओवर 10। कोई कंफ्यूजन बेटा इस सवाल में, जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? और अगर क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमें दोनों का रेशियो गिवन था, सही है। फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो वैसे भी 1000 पुट करके भी आप कैंसिल कर दें, बात तो वही होगी। तो मैंने डायरेक्टली एफ को एफ से कैंसिल कर दिया, वो एफ की वैल्यू गिवन है ना आपको, फ्रीक्वेंसी इमिटिंग बाय द सोर्स, और एफ से एफ वैसे भी कैंसिल हो रहा है तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक। 2510 जी बेटा बोलें, आपका शायद हैंड रेज हुआ है। टू 2510 कुछ पूछना है आपको? समझ नहीं आया बेटा, आप अगर सवाल को पढ़ें तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब सोर्स लिसनर के टुवर्ड्स आ रही है और जब सोर्स लिसनर से अवे जा रही है, तो दोनों कंडीशन की बात है। ये वो फॉर्मूला होता है जब सोर्स लिसनर के टुवर्ड्स आ रही हो, ये वो फॉर्मूला होता है जब सोर्स लिसनर से अवे जा रही हो। तो वो जो फ्रीक्वेंसी, अगर आप सवाल पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जब सोर्स लिसनर के टुवर्ड्स आ रही है और जब सोर्स लिसनर से अवे जा रही है, तो दोनों कंडीशन में वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनेगा, डिफरेंट हिट करेगा। डेफिनेटली जब सोर्स टुवर्ड्स आ रही होगी तो हायर फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और जब सोर्स अवे जा रही होगी, जब सोर्स अवे जा रही होगी तो वो कैसी फ्रीक्वेंसी को हेयर करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को हेयर करेगा। तो बेसिकली आपको इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो गिवन है 11/9। अगर आप सवाल पढ़ें तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो गिवन है 11/9। तो जब रेशियो गिवन है तो मुझे इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड कराना पड़ा रेशियो निकालने के लिए। जब डिवाइड करा रहा हूं तो ऊपर मैंने ये फॉर्मूला रखा, नीचे ये फॉर्मूला, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये पलट कर ऊपर चला गया, बन गया ये फॉर्मूला v प्लस वी एस और v माइनस वी एस। ये रेशियो मुझे 11/9 गिवन है, मैंने पुट कर दिया, ये वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई हो गई जाकर, ये वैल्यू 9 पूरी मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से। फिर शिफ्टिंग करी है, उसके बाद फिर vs की वैल्यू निकाली, तो क्या आंसर आया v/10। ठीक। 1000 हर्ट्ज क्या है बेटा, 1000 हर्ट्ज ये वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इमिटिंग बाय द सोर्स, जो कि f की वैल्यू होती है। तो f तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो आप पुट करके कैंसिल कर दें, बात वही होगी। आप पुट करके कैंसिल कर दें, बात वही होगी। जल्दी से जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लॉजिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और थोड़े से मुश्किल भी हैं, थोड़े से, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा, हाँ लॉजिकल जरूर है। गुड। अभी तक जिन्होंने आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 3 का सही बताया, 2344, 2413, 2442, 2526, इन सब के आंसर सही हैं। 2310 आपका आंसर भी सही है, गुड। Hmm. 1842 आपका आंसर भी बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2434 वेरी गुड। 2329 वेरी गुड। 2411 बेटा दोबारा चेक करें। 2514 वेरी गुड, सही आंसर। मैं टाइम दे रहा हूं हर सवाल के लिए बेटा, सब करें सॉल्व। ये समझ लें एक तरीके की प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मूले हम सारे पढ़ चुके हैं।
क्या कह रहे हैं सवाल में? सवाल में कह रहे हैं एट व्हाट स्पीड इस कार अप्रोचेज टूवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर। केस क्या है कि लिसनर स्टेशनरी हालत में है, सोर्स उसकी तरफ मूव कर रही है, तो वीएस की वैल्यू बताइए। इफ यू हियर द साउंड ऑफ सायरन, कार सायरन, वो जो सायरन की फ्रीक्वेंसी हेयर कर रहा है लिसनर, वो 10% ज्यादा सुन रहा है, हायर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340। सही, 2426 बिल्कुल सही आंसर। चलें जी, अब सॉल्व करते हैं। तो यही फॉर्मूला लगेगा। स्टेशनरी लिसनर है, सोर्स उसकी तरफ आ रही है, तो फॉर्मूला तो ये लगना है, फॉर्मूला ये लगना है, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि लिसनर सुनता है, और वो क्या सुन रहा है इस सवाल में? 10% हाइयर सुन रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो अगर आपको याद हो तो हम पहले भी इस टाइप की चीजें कर चुके हैं कि अगर परसेंटेज कहा हुआ हो इंक्रीज हो रही है, तो हम कहते हैं जो भी किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो अगर लिसनर 10% हाइयर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से 10% हाइयर सुन रहा है, और किसी भी चीज की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, वो 100% कंसिडर करी जाती है। इसका मतलब अगर लिसनर 10% हाइयर सुन रहा है एक्चुअल से, तो वो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर कर रहा है वो 100 प्लस 10, 110% ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हेयर कर रहा है। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी बताइएगा बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर है? ताकि फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ चलें। क्योंकि 100 में प्लस 10 क्यों करा? क्योंकि 10% हाइयर सुन रहा है। तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जब इंक्रीज होगी। चलें जी, सॉल्व करते हैं आगे। ये v और ये v माइनस वी एस एज इट इज। मैं अभी v की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, एंड में करूंगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये f एज इट इज, f से f कैंसिल। 110%, परसेंट की साइन हटती है, डिवाइड में क्या आएगा? परसेंट की साइन हटेगी, डिवाइड में क्या आता है? 100 आ जाता है, और ये वैल्यू एज इट इज मौजूद। आगे समझें, जीरो से जीरो कैंसिल। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा रहा हूं, 11 से ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, 11v माइनस 11vs, 10 क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई, दैट इज 10v। 11 इधर, 10 इधर, 11vs पॉजिटिव, 10 इधर आकर माइनस, तो खाली v बचेगा। तो हमें vs की वैल्यू निकालनी है, तो vs हो गया v ओवर 11 के बराबर। v की वैल्यू 340 गिवन है। मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन तो आप सबको आनी चाहिए। 11 3 जा 33 बराबर में 1, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 11 हो गई। तो 11 1 जा 11, तो आंसर क्या आ गया? 31 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। परसेंटेज हटा दिया बेटे मैंने। सही, 2510। सही, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बोलें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बेटा पीडीएफ मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है, कर चुका हूं मैं। अच्छा, अब आ रहा है वैसे, अब आपका रिप्लाई आ रहा है, अब आपके मैसेजेस आ रहे हैं। सही, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर आ रहा है 4 का? से क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 2%, द न्यू टाइम पीरियड इज। जी, क्या आंसर आ रहा है सबका?
सही। जिन्होंने आंसर सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? चलें सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम के हमने पढ़ा 2 π√L/g। तो लेंथ में वेरिएशन आ रही है तो हमने इसका शॉर्टकट बनाया था, अगर याद हो तो ये बन जाएगा अगर लेंथ के लिहाज से। और अगर हमने ग्रेविटी के लिहाज से देखा तो हमने कहा था हम ग्रेविटी के लिहाज से ये बना सकते हैं। सही है। लेंथ कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? 2% इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ नई लेंथ की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई आपके पास? 102% हो गई। और 102% का मतलब होता है 1.02। तो ये आ गई 1.02 इंटू टी। पहले बताइए, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? 2526। मैं अभी बता रहा हूं, इस चीज को आपको क्लियर करता हूं, अभी क्लियर करता हूं इस बात को। अब देखें, √1.02, √1.02 है। अब इसका आंसर क्या होगा? गौर से मेरी बात को सुनिएगा। √1 क्या होता है? 1 होता है। √1 1 होता है। √2 1.414 होता है। तो इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि √1 1 है, तो अगर 1 से कोई बड़ा नंबर होगा उसके रूट की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। √1 1 है, तो अगर 1 से बड़ा नंबर ले रहे हैं तो उसके रूट की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। 1.02 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर भी 1 से बड़ा आना है। 1 से बड़ा ही आना है। तो 0.9 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आंसर 1 से बड़ा ही होना है। अब दो आंसर हैं 1 से बड़े, कौन सा लेंगे? जब आप किसी चीज का रूट निकालते हैं 1 से बड़ी वैल्यू का, तो उसके रूट की वैल्यू जो एक्चुअल नंबर होता है उससे कम आती है। √2 है तो 1.4 आया। तो जब आप √1.02 निकालेंगे तो आंसर 1.02 से छोटा ही आना है ना रूट का, और वो एक ही ऑप्शन गिवन है, और वो क्या गिवन है? 1.01। समझ में आई ये लॉजिक? समझ में आई ये लॉजिक? जी बेटा, √1 1 होता है। 102% का मतलब क्या हुआ? 1.02, क्योंकि लेंथ 2% इंक्रीज हो रही है, तो एक्चुअल लेंथ 100% +2। सही है। तो मैंने बताया √1 1 होता है, तो 1 से बड़े नंबर का रूट 1 से बड़ा ही आता है, तो इसका मतलब 1.02 का रूट जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। लेकिन जब आप किसी भी डॉपलर्स में मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था और मैंने कहा था उसी से सारे बन जाएंगे, बहुत आराम से, जब भी मैं आराम आराम से सवालात समझा रहा हूं। जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है 1.5, क्योंकि 1.02 का रूट 1.5 बड़ा नहीं हो जाएगा, छोटा ही होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन सी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। सवाल दिखाई। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर कह रहे हैं कि सर √2 आएगा। 2301। आप कह रहे हैं कि 1/√2 आएगा।
सही, चलें सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? अब बात यह है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 6 याद है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 याद है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज 4 times that of the earth and its mean density is twice that of the earth। तो बताइए उस प्लैनेट पर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो अगर हम रेडियस और डेंसिटी से पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें, मुझे नहीं पता कितनों को फॉर्मूला याद है, वैसे तो होना चाहिए, रॉ डैश वैल्यू इनटू आर डैश वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं। तो जी डैश की वैल्यू अगर हम निकालें, रॉ डैश वैल्यू है 2, आर डैश वैल्यू है 4, 4 2 जा क्या हो गया 8g, तो जी डैश की वैल्यू आ गई 8g। तो अगर हम टाइम पीरियड का रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ बनाए तो ये बनता है, वो रहा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ग्रेविटी की जगह हमने ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दी उस प्लैनेट की सरफेस पे जो कि 8 है। ये टी कौन सा टाइम पीरियड है? जो जमीन पर होगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें तो सवाल में क्या मेंशन है कि ये सेकंड पेंडुलम है अर्थ पर। तो मैं आपको सेकंड पेंडुलम बता चुका हूं, 3 वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं सेकंड पेंडुलम की। टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, फ्रीक्वेंसी 0.5 होती है और लेंथ उसकी अप्रॉक्स 1 मीटर होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। तो अगर अर्थ पर वो सेकंड पेंडुलम है तो इसका मतलब टी की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा 2 सेकंड्स। अंडर रूट 8 को आपको पता है हम 2√2 लिख सकते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल, इस टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूं क्लास में, एग्जाम्पल करवाई थी अंडर रूट 8 की। 2√2 लिख दिया, ये 2 एज इट इज मौजूद, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1/√2। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम सवाल में? सही। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं बेटा उसमें फिर वही होते हैं, हम अप्रॉक्स निकालते हैं ना, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के दरमियान वो वैल्यूज आती हैं, उससे निकालेंगे। नहीं, 6 का आंसर ऑप्शन ए नहीं है। 6 का आंसर ऑप्शन ए नहीं है। तो हटा दें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको हटा ही रहा हूं। आप लोगों में से कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन समझ में नहीं आ रही, तो ये मैं हटा रहा हूं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है पूरा। चैप्टर 6 का आंसर ऑप्शन बी भी नहीं है, जो बी बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। जो बी बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है। हमने पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली चैप्टर 6 का फॉर्मूला यूज करके, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फॉर्मूला 2 × 4 8g हो गया। टाइम पीरियड का ग्रेविटी से रिलेशन इनवर्स, तो ये शॉर्टकट हमने बनाया हुआ था, पढ़ा था ये। तो जी की जगह जी की वैल्यू पुट करी, जी डैश की 8। ये टी क्या है? टाइम पीरियड ऑन अर्थ, जो कि कहा हुआ था सेकंड पेंडुलम है, और सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अंडर रूट 8 को हमने 2√2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√2। अंडर रूट 8 को बेटा 2√2 कैसे लिखा? क्या मैं अंडर रूट 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं? पहले भी बता चुका हूं ये बात, 2 to the 4 4 to the 8, एक 2 पेयर बन के बाहर आ गया, तो अंडर रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। जी आप सही बताया है आपने, आंसर 2301। जी वेरी गुड।
ना ऑप्शन ए सही ना ऑप्शन बी सही है, दो ऑप्शन मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिए। अब बचे क्या, सी और डी। सी भी नहीं है तो बचा क्या, बी क्यों रॉन्ग, अभी समझ में आता है जी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डॉक्टर। मैंने कहा ना इसके सवालात मुश्किल नहीं है बहुत, लेकिन लॉजिकल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मजेदार सवालात हैं। देखें गौर से क्यों आंसर आया 4। गौर से सुनिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर गिवन है। What will be the time period of this pendulum at a height equal to the radius of the earth? कह रहे हैं कि अगर h की वैल्यू r के बराबर हो, हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ हो, तो इतनी हाइट पर टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का। तो डेफिनेटली इतनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले निकालनी पड़ेगी हमें। तो हमने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जो शॉर्टकट पढ़ा था चैप्टर 6 में, वो ये था 1/1 प्लस वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू जी, अगर याद है तो यहां वैल्यू हाइट की वैल्यू होगी जो कि कुछ नहीं, तो यहां नंबर क्या है 1, चैप्टर 6 में हम पढ़ चुके हैं ये। तो यहां वैल्यू की जगह आ गया 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई 1/4g। तो जी डैश की वैल्यू 1/4g आ गई। तो टाइम पीरियड का रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ ये होता है 1 एज इट इज अंडर रूट जी डैश का मतलब हो गया 1/4, ये टी एज इट इज। अंडर रूट 1/4 क्या होता है, 1/2 होता है, 2 पलटकर ऊपर चला गया तो आंसर आ गया 2t। तो टी डैश का आंसर 2t आ गया। टी क्या है, टी वो टाइम पीरियड है जो कि जमीन पर है पेंडुलम का। तो जब जमीन पर लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है तो अंडरस्टूड हो गया ना कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड निकलेगा, क्योंकि वो सेकंड पेंडुलम होगा। आया समझ या नहीं सवाल जी बच्चों। बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूं, देख लीजिए जल्दी से। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, टाइम पीरियड का ग्रेविटी से रिलेशन इनवर्स होता है ये फॉर्मूला। हमें हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ दी हुई है, हमें हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ दी हुई है। तो पहले हम इतनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, क्योंकि हाइट चेंज होने से एल्टीट्यूड पर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आती है। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला पढ़ा था 1/1 प्लस वैल्यू का होल स्क्वायर इनटू जी। यहाँ वैल्यू की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4g वैल्यू आ गई हाइट पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह मैंने 1/4 पुट कर दिया, 1/4 का रूट 1/2, 2 पलट कर ऊपर चला गया तो आंसर आ गया 2t। ऐसा कोई ऑप्शन सवाल में गिवन नहीं है। 2 सेकंड्स का मतलब 2t नहीं होता, t की भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये t कौन सी वैल्यू है, जो जमीन पर टाइम पीरियड है। जब उन्होंने हमें यह बता दिया कि पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, तो मैंने 3 कांस्टेंट वैल्यूज लिखवाई थी आपको। लेंथ 1 मीटर, टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है हमेशा, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब जब लेंथ 1 मीटर होगी तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकंड्स। तो इसलिए मैंने टी को 2 पुट करा, 2 2 का आंसर क्या हो गया 4 सेकंड्स। अब क्लियर हो गया। सेकंड पेंडुलम कैसे, बेटा बताया तो मैंने, बेटा यही सिंपल तरीका है। इससे ज्यादा और क्या शॉर्टकट, ग्रेविटी शॉर्टकट से निकाली और सिंपल फॉर्मूला लगाया है। मैंने कहा ना इसके सवालात बिल्कुल हलवा नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं।
आखिर में जी की वैल्यू गिवन है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिवन है। अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, तो देख लीजिए, जरूरत नहीं है वैसे तो। अब आप लोगों ने सवाल ऐसा पूछ लिया तो चलें अब मैं पूरा ही समझा दूं। वैसे तो लेंथ 1 मीटर का मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो गया। वो जो आपको टी निकालना है, चले मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। 2 पाई अंडर रूट L/G, 2 पाई एज इट इज। लेंथ की वैल्यू 1 गिवन है, पुट कर दी। जी की वैल्यू पाई स्क्वायर के बराबर गिवन है। जरा पाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालें तो पाई हो गया, अंडर रूट 1 1 होता है, पाई से पाई कैंसिल, आ गया 2 सेकेंड टाइम पीरियड या नहीं। मैं क्यों निकालूं टाइम पीरियड अलग से, एक्स्ट्रा सवाल को क्यों बढ़ाऊं? जब मुझे लेंथ 1 मीटर दी हुई है तो अंडरस्टूड है कि ये टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी। अब मैं अलग से निकालूं, आपके कहने पे मैंने निकाल के भी दिखा दिया बस। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 सेकेंड्स, लेकिन मैंने डायरेक्ट पुट करा है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? जी बच्चों, अब क्लियर हो गया? मैंने अलग से निकाल के टाइम पीरियड की वैल्यू दिखा दी, वो 2 सेकेंड्स ही आ रही है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी निकालने की क्योंकि लेंथ 1 मीटर गिवन थी। ठीक, सवालात लॉजिकल हैं, मुश्किल नहीं है, मजेदार सवालात हैं, लॉजिक लगती है। लगेगा सवाल बहुत हलवा, ऐसे ही सॉल्व हो गया, आंसर कुछ और निकलेगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोच के जवाब दीजिएगा। 2413, वेरी गुड। 2413, वेरी गुड। 2442, वेरी गुड। 2421, वेरी गुड। 2301, दोबारा चेक करें सवाल। जी की वैल्यू बेटा पाई स्क्वायर गिवन है सवाल में, आप सवाल देखिए दोबारा, ब्रैकेट में गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पाई स्क्वायर के बराबर, इसलिए मैंने पाई स्क्वायर पुट किया था। सब ए और सी पे फंसे हुए हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल का आंसर जो है ना ए है, ना डी है, ना सी है। तो जब ए है, ना डी है, ना सी है, तो क्या बचा? वही आंसर है। चलें समझते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ये सवाल शायद एनटीएस में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप का सवाल एनटीएस में आ चुका है पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एयर मुझे याद नहीं, लेकिन पहले आया है। और से सुनिए, अ साइलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। एक ट्यूब है, दोनों तरफ से ओपन है, तो ये ओपन पाइप हो गया। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि F1 होती है वो F के बराबर है, और जिसका फॉर्मूला V/2L होता है। V/2L होता है। सही। क्या कह रहे हैं उसको? कह रहे हैं कि हमने इसको वर्टिकली डिप कर दिया, किसमें? वाटर में। फिर हमने इस ट्यूब को वर्टिकली वाटर में डिप कर दिया। जब हमने इसको वाटर में डिप करा तो हुआ ये कि ट्यूब के अंदर आधी लेंथ पर वाटर फिल्ड हो गया। टोटल लेंथ इसकी सपोज अभी कैपिटल एल है, तो इसकी आधी लेंथ पे वाटर फिल्ड हो गया। अब जो रिमेनिंग लेंथ बची वो L/2 बची या नहीं? जब आधी लेंथ में वाटर फिल्ड हो गया तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची? हाफ बची। सही। लेकिन अब पाइप ओपन नहीं रहा, अब पाइप वाटर फिल्ड होने की वजह से एक साइड इसकी क्लोज्ड हो गई, तो अब ये क्लोज्ड एंडेड पाइप बन गया। समझ में आई ये बात? जी। अब ये क्लोज पाइप बन गया, क्योंकि जब इसको हमने वाटर में डिप करा तो अब ये क्लोज्ड एंडेड पाइप बन गया। और जब एक एंड क्लोज्ड हो
सही। तो क्लोज एंडेड पाइप, आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, जब हमने उसको वाटर में डिप करा तो उसकी हाफ लेंथ में वाटर फिल्ड हो गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम नाउ। अब बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है क्लोज्ड एंडेड पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V ओवर 4L, V ओवर 4L। लेकिन लेंथ अब रिमेनिंग कितनी रह गई, L ओवर 2। तो 2 से 4 कैंसिल, V अपॉन 2L आ गया, तो V अपॉन 2L किसके बराबर, F के बराबर। इसलिए आंसर F। सवाल छोटा सा है लेकिन मजेदार लॉजिकल सवाल है। जी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बेटा लेंथ कैपिटल L है, जो भी लेंथ है, 2L थोड़ी है। इस वक्त जो भी लेंथ होगी वो कैपिटल L होगी लेंथ। अब जब लेंथ में आधे में वाटर फिल्ड हो गया तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची, हाफ बची। सही। बेटा अगर आपको याद हो तो F1 का फॉर्मूला V ओवर L जो आया था, उसको फिर मैंने क्या लिखवाया था जी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो फॉर्मूला सेम होगा, 2F1 बन गया था पूरा। तो दोनों के फॉर्मूले मैंने बताए थे सेम होते हैं। सही, क्लियर है। चलें एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बस, बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में। एक सवाल और डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से, लेकिन उसके बाद फिर क्लास को यहां पे एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a pipe is open at both ends, produces a node of frequency f1 when pipe is kept 3/4 of its length, this जी। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से लॉजिकल हैं, आए हुए आसान ही हैं इससे सवालात। अगर आप 5 ईयर में देखेंगे, 10 ईयर्स में देखेंगे तो आपको सवालात बहुत आसान मिलेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से लॉजिकल सवालात रखे हुए हैं ताकि आप लोगों की लॉजिक और अच्छी हो। चलें जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। चैप्टर 3 बुकलेट में मुश्किल बना हुआ है। बुकलेट वाला चैप्टर 3 जो है उसकी हिंट जो है वो मैंने शायद कुछ स्टूडेंट को भेजी भी है मुझसे, जिन्होंने मैसेंजर पे कांटेक्ट करा था। तो मैंने हर सवाल के ऊपर छोटी छोटी सी हिंट लिखकर भेजी है। बहुत सारे बच्चों ने जो मुझसे कांटेक्ट करा था कि चैप्टर 3 वर्कबुक का नहीं हो रहा, बुकलेट का नहीं हो रहा, तो मैंने उसकी हिंट लिखकर भेज दी थी। अगर किसी को और को चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा। चलें जल्दी से। 2516 जी आपको भेजी थी, तो अगर काइंडली आपके पास है तो उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से। क्या कह रहे हैं सवाल में, सवाल में ये कह रहे हैं कि पाइप जो है वो दोनों एंड से ओपन है और वो प्रोड्यूस कर रहा है नोड ऑफ फ्रीक्वेंसी F1, नोड, एक नोड वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है V अपॉन 2L, ओपन पाइप। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, when pipe is kept 3/4 of its length in water, उसके बाद
इस पाइप को वाटर में डिप कर दिया गया और वाटर में उसकी 3/4 लेंथ वाटर में डिप्ट हो गई, यानी कि वाटर फिल्ड हो गया उसमें। तो अब रिमेनिंग लेंथ कितनी बची? 1/4 बची या नहीं? 3/4 पे वाटर फिल्ड, तो रिमेनिंग लेंथ सिर्फ कितनी बची? 1/4 बची। अब कह रहे हैं सवाल में कि इस कंडीशन में a node of frequency f2 is produced। a node, एक नोड वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो भी फंडामेंटल होगी, बस यहां पे उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी फंडामेंटल को f2 कह दिया। और ये बात आपको पता है f2 तो वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होती, ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती हैं इसमें, तो उन्होंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कह दिया a node of frequency। तो एक नोड वाली फ्रीक्वेंसी अब बन रही है जो कि f2 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l होता है। सही, क्लियर है? लेकिन अब यहां पर लेंथ जो है इस कंडीशन में तो कैपिटल एल है, लेकिन अब इस कंडीशन में लेंथ कितनी बची? 1/4 बची, तो 4 से 4 कैंसिल, तो v2 का आंसर आ गया v/l। हमसे रेशियो पूछ रहे हैं f1 और f2 का, f1 की वैल्यू v/2l, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाऊंगा, रेसिप्रोकल हो गई, तो आंसर क्या आ गया? हाफ। लॉजिकल सवाल था, मजेदार सवाल जी, आ गया समझ?